नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल Q1 डार्लिंग। दरअसल डार्लिंग का मतलब होता है प्यारा, दुलारा, आंखों का तारा, और हम अपने किसी चहेते को इस नाम से यूजुअली बुलाते हैं। तो ऐसा इंसान जिस पर भरोसा भरपूर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम सब आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग रिलीज हो रही है और इसी को ट्रिगर बनाकर हमने सोचा कि क्यों ना बाजार के कुछ डार्लिंग से आपकी मुलाकात करवाई जाए। आपके पोर्टफोलियो के लिए ये परफेक्ट मैच हो सकते हैं और नतीजों का सीजन भी चल रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे डार्लिंग्स आपके लिए चुनकर लाए हैं जो सभी कसौटी पर खरे हैं। तो आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग्स और उनका इनफैक्ट जो प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने स्टार्ट किया है उस प्रोजेक्ट की, उसके अंडर ये डेब्यू प्रोजेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड, और जहां पर जो पूरी थीम है पिक्चर की वो होप्स और डिजायर्स पर है। और अगर आप बात करेंगे अर्निंग्स की, तो यहाँ भी होप्स और डिजायर्स का बहुत रोल होता है। डिजायर हम कुछ करते हैं, होप्स कुछ करते हैं, और अर्निंग्स लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहे कंपनियों की उसके हिसाब से ही आती है, फिर चाहे आप कोई भी होप रखें या कोई भी डिजायर रखें। तो इसीलिए हम ये थीम लेकर आए हैं Q1 डार्लिंग्स और अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे। हालांकि अगर आप Q1 के नतीजे देखेंगे तो वो काफी मिले जुले रहे हैं। बैंक्स में हमने ग्रोथ आते हुए देखी है, आईटी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, मेटल के अर्निंग्स मिले जुले रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे अर्निंग्स का मिक्स्ड बास्केट इस बार रहा है। लेकिन Q1 अर्निंग से क्यूज लेते हुए कुछ स्टॉक्स को निकालने की कोशिश हम इस शो के जरिए करेंगे और उन स्टॉक्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा बनता है वो अर्निंग्स वाले स्टॉक्स में ही बनता है। आज स्पेशल शो में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा हैं, साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में, अमरीश और सुदीप, आप दोनों का ही। और इनफैक्ट सुदीप, आपसे पूछना चाहेंगे आपको ये थीम कैसी लगी, क्योंकि डार्लिंग्स मूवी रिलीज हो रही है, हमने सोचा क्यों ना Q1 के कुछ डार्लिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए अर्निंग्स के बेसिस पे स्टॉक्स को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही चुना है, सही नाम भी चुना है और सही वक्त पे चुना है। डार्लिंग तो पोर्टफोलियो का होना ही चाहिए, जो कि प्यारा है सबके लिए। और देखिए, पोर्टफोलियो में ऐसे प्यारे स्टॉक्स तो होने ही चाहिए और ये चुनना भी बहुत जरूरी होता है निवेशक के लिए। Q1 एक बहुत प्रॉब्लमेटिक 2 साल के बाद एक ऐसा क्वार्टर है जहां पे जो कोविड रिलेटेड दिक्कतें वो पीछे हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, थोड़ा कॉस्ट प्रेशर्स हैं, पर उसके बावजूद कुछ क्षेत्र में कुछ कंपनियां बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो इस माहौल में जहां मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिला था Q1 में, इस माहौल में अपने चाहते स्टॉक इकट्ठा करके पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो ये नाम और ये थीम दोनों बहुत ही सही है। अमरीश जी, आपकी राय क्या है? पहले तो ये बताइए, आप देखेंगे इस मूवी को डार्लिंग्स और Q1 डार्लिंग्स, कैसी थीम लगी आपको? मैं तो नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट डार्लिंग्स है उसी को देखता हूँ। शायद मूवी देखूं या नहीं देखूं, आई एम नॉट टू श्योर, पर स्टॉक मार्केट डार्लिंग्स को तो श्योरली देखता हूँ, रोज देखता हूँ। एंड आई थिंक ये थीम भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि ये स्टॉक्स है जो सेफ स्टॉक्स है और ये आपके जो पोर्टफोलियो को मैंने अच्छा एक बेस देती है और सेफ्टी देती है अलोंग विद डिसेंट ग्रोथ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थीम व्हिच यू हैव चोजन। बिल्कुल, और अर्निंग्स के बेसिस पे ही उस थीम से शुरुआत कर लेते हैं जहां पर पैसा बना है, और वो है बैंक्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस तिमाही में बैंक्स की ग्रोथ में, डिपॉजिट ग्रोथ में, लोन ग्रोथ में इजाफा होते हुए देखा है। एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा है, ना ही सिर्फ प्राइवेट बैंकों के बल्कि सरकारी बैंकों के। तो सुदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बैंक्स पर पहले बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या अच्छा लगा इस बार बैंक्स के अर्निंग्स में, क्या डिसअपॉइंटमेंट रही, और बैंक्स में से कोई थीम, कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं क्या अर्निंग्स के हिसाब से? देखिए, बाय एंड लार्ज जैसे आपने भी जिक्र किया, अमरीश जी ने बोला, BFSI बैंकिंग क्षेत्र में और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए ये साल अच्छा होने की उम्मीद है। और पहला जो क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उससे भी ये साफ है कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है।
और इनमें से जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिन्होंने दिखाया है, देखिए एक्सपेक्टेशन इस बैंक के ऊपर बहुत था और उसके बावजूद उन्होंने एक्सपेक्टेशन हर पैरामीटर में बीट किया है और यही इस बैंक के नतीजे का खासियत मैं मानूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूँ और हमने निवेशक को रेकमेंड किया था पहले भी और अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, हर पैरामीटर में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। इनके जो सब्सिडियरीज हैं वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो सब मिला के हम लोगों को लगता है कि एक एस्केप वेलोसिटी ये बैंक का स्टॉक गैदर कर चुका है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना है। क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त और भी इकोनॉमी में आएगा, उसका बेनिफिट आईसीआईसीआई को मिलेगा। जो ओवरऑल जो माहौल जो बन रहा है एसेट क्वालिटी को लेके, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट एसेट क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, वहां पे भी आईसीआईसीआई बैंक को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो हम लोग का उम्मीद है यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है डार्लिंग स्टॉक और इनफैक्ट बाजार में जो हमने वॉल्टिलिटी देखी, करेक्शन आते हुए देखी, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कोई खास पार्टिसिपेशन इस पूरे में था नहीं। वो अपनी डायरेक्शन में अकेला चलना शुरू हुआ और उसको उसने मेंटेन भी किया और अर्निंग्स में वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो सुदीप जी का जो थम्स अप जाता है वो जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, अगर बैंक्स की बात करें। अब एक सेक्टर की बात करेंगे जिसने पैसा भी काफी बना के दिया और इस साल की शुरुआत से डिसअपॉइंट भी किया, और वो था आईटी। हालांकि आईटी के अर्निंग्स के अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी अमरीश, वो कोई खराब नहीं थी। मैनेजमेंट अभी भी ये कह रही है कि एट्रीशन एक चिंता जरूर है, लेकिन डील्स को लेकर अभी कोई कंसर्न नहीं है, ना ही यूएस में ना यूरोप में। मार्जिन्स को लेकर भी उनकी कमेंट्री पॉजिटिव ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक करेक्शन इस पॉकेट में आते हुए देखी है। अर्निंग से भी कुछ स्टॉक्स में तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो आप क्या फेच आउट करते हैं इस बार आईटी की अर्निंग से, और यहाँ कुछ एक्सपोजर अर्निंग्स के बेसिस पे किसी स्टॉक में लेना चाहिए क्या? जब जिस सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, then I think clearly the best stock to be bought in that stock like in that sector clearly उसका लीडर है, और यहाँ पे लीडर है टीसीएस। यहाँ भी हमने देखा है कि कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ देखा है एंड इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स ऑफ अबाउट 25% प्लस, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, हेल्थी पे आउट है। और जो एट्रिशन का हम लोग बात कर रहे हैं, एट्रिशन वाज अ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2 to 3 quarters, पर अभी मुझे लग रहा है कि एट्रिशन मोर लेस स्टॉप आउट हो रहा है, especially for the large boys. Or I mean, if you look at the growth, it's about 3.5% quarter on quarter. जो हमने last quarter में देखा है 15.5% Y on Y, which is like slightly better than what was expected of the leaders. Though EBIT margins घटे हैं थोड़े से, 185 basis points घटे हैं, पर मुझे लगता है कि आगे जाके it will be more than 25% over the next few quarters. So I mean, I would surely suggest one to buy TCS, और यहाँ पे at least in the short to medium term मुझे लगता है कि levels about 3850 तक हो सकता है, पर this is a consistent gainer over a long period, so I think it's a very long term stock, should be there in everyone's portfolio. तो टीसीएस पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। 3850 के अमरीश के टारगेट हैं, तो टीसीएस आईटी से इनफैक्ट जब टर्बुलेंस हो भी तो लीडर के साथ वैसे भी रहना चाहिए, क्योंकि उस टर्बुलेंस को वो आसानी से पचा लेता है और नुकसान निवेशकों को लंबी अवधि में नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हुए मेटल्स की बात कर लेंगे, और इनफैक्ट सुदीप आपकी राय लेना चाहेंगे। अगर पिछले 2 साल हम देखें तो मेटल्स में काफी पैसा बना है, काफी स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पे गए हैं और उसके बाद करेक्शन भी आती हुई दिखी है। करेक्शन भी वाजिब थी क्योंकि चले भी बहुत थे, और दूसरी तरफ अब डिमांड कंसर्न्स चाइना की ओर से उभर रहे हैं, बाकी नेशन से उभर रहे हैं, रिसेशन की बातचीत हो रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने जो मेटल्स की चाल है वो डगमगाती हुई देखी है, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। अर्निंग्स आपको कैसे लगे? अर्निंग्स में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो आपने समझी होगी, क्या सेंस आपको मिल रहा है फर्दर अर्निंग एक्सपोजर के हिसाब से मेटल्स में, और किसी स्टॉक में एक्सपोजर लेना चाहिए क्या? देखिए, मेटल्स के बारे में मैं एक खास चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे वोलेटिलिटी हमेशा रहता है, क्योंकि ये सारे ग्लोबली इंटीग्रेटेड बिजनेस है।
क्योंकि जो मेटल्स का प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल इश्यूज पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे आपने जिक्र किया चाइना की जो डिमांड है और ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल मार्केट का डिमांड है, इसमें वोलेटिलिटी देखा जाता है। चाइना में जैसे लॉकडाउन्स चल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा गया है, ये सब के कारण मेटल्स के डिमांड में थोड़ा कमी देखने को मिला है, उसमें प्रेशर रहता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजन से बहुत सारे टैरिफ इम्पोज होते हैं। इंडिया की तरफ से भी तरह तरह के एंटी डंपिंग के लिए कुछ ड्यूटीज आते हैं, कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां आते हैं, तो वोलेटिलिटी बरकरार रहता है। तो मैं निवेशक के लिए यही सलाह दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा सतर्क रहिए, पर अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे जो हमारे दिग्गज मेटल कंपनीज हैं, जैसे कि मैं टाटा स्टील का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कंटिन्यूअसली। एसेट जो डेट इनका कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जो यूरोप में जो इनकी दिक्कतें थी, यूरोप के दोनों फैसिलिटीज, यूके का और नेदरलैंड का, दोनों फैसिलिटी में प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ गया है, स्ट्रेस बिल्कुल कम हो गया है। नेदरलैंड में तो बिल्कुल ही स्ट्रेस खत्म हो गया है, यूके में थोड़ा बहुत कैश फ्लो का है, पर ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल यूरोप के बिजनेस में, जहाँ पे दिक्कत था वहाँ पे है। डोमेस्टिक बिजनेस हमेशा स्ट्रांग था। जमशेदपुर वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इन द वर्ल्ड फॉर क्वालिटी स्टील है, और इसका बहुत बड़ा फायदा टाटा स्टील को मिलता है। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में स्टील का डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने की उम्मीद है। डोमेस्टिक डिमांड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होगा, जो प्राइवेट केपेक्स होगा, हर चीज में स्टील की जरूरत होती है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में स्टील का डिमांड इसको ड्राइव करेगा, और टाटा स्टील एब्सोल्युटली राइट पोजीशन में है इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो लंबी अवधि के लिए अगर निवेशक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वहां पे टाटा स्टील होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो एक चीज तो इनफैक्ट सुदीप जी ने जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स अब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं, और इसीलिए टाटा स्टील एक स्टॉक है जहां आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो एक सेक्टर जिस पर सबकी नजरें आजकल हैं वो है ऑटोज, और मेटल्स ने काफी ऑटोज का मूड बिगाड़ा है, क्योंकि स्टील के प्राइसेस काफी बढ़े पिछले 2 सालों में। उसका सीधा असर कंपनियों के मार्जिन पर पड़ा। कोशिश भी की प्राइस हाइक के थ्रू पास ऑन करने के, लेकिन फिर भी कंसर्न्स थे। अब एक तरफ कमोडिटी कॉस्ट का रिलीफ तो आ ही रहा है, और अगर हम अमरीश जी नंबर्स देखें, ऑटो के वॉल्यूम्स देखें, तो एक चीज तो क्लियर है, पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड अच्छी है, टू व्हीलर्स की डिमांड इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों में स्पेशली जितनी भी बातचीत हमारी कंपनियों की मैनेजमेंट से हुई है, एक चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्शन कंपनियां बढ़ा रही हैं, उसके बावजूद भी जो वेटिंग पीरियड है गाड़ियों का वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड ही इतनी स्ट्रांग आ रही है। कैंसिलेशंस भी कंपनियों को करनी पड़ रही हैं अपने कुछ की सेलिंग प्रोडक्ट्स पर। तो ये एक अच्छा साइन, और शायद यही प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। टीवीएस मोटर्स ऑल टाइम हाई पर, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर, मारुति काफी अच्छा चला है। तो अभी ऑटोज कितना लुक्रेटिव लग रहे हैं, प्लस अर्निंग्स कैसी लगी आपको, और आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है स्पेस से? देखिए, अर्निंग्स थोड़े बहुत वीक थे, बट देन आई थिंक एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट, तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। और जिस हिसाब से विजिबिलिटी है इस स्पेस में, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट, क्योंकि लाइक अ कंपनी लाइक मारुति, जो मेरा पिक है, वहां पे भी यदि ऑर्डर बैकलॉग देखते हैं तो 3,50,000 यूनिट्स का ऑर्डर बैकलॉग है। और लाइक लास्ट 2-3 क्वार्टर से जो इश्यू थे कमोडिटी प्राइसेस के, द कमोडिटी प्राइस आर कमिंग डाउन, इन्होंने प्राइस हाइक लिया है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो क्लियरली मार्जिन्स तो श्योरली इंप्रूव होने वाले हैं। एंड फॉर समवन लाइक मारुति, जिन्होंने थोड़ा बहुत लूज किया था एसयूवी सेगमेंट में, वहां भी इन्होंने न्यू लॉन्चेस किए हैं। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू ब्रीजा, ग्रैंड विटारा लॉन्च किया है, मिड साइकिल में अपग्रेड किया है अर्टिगा और XL6 का। तो इसका जो लाइक पॉजिटिव है, ये आई थिंक शुड कम ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स इफ नॉट मोर। और जो मारुति के लिए जो बिगेस्ट जो पॉजिटिव है, इनका जो नेटवर्क है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट ए नेटवर्क जो इन्होंने लास्ट 30-35 ईयर्स में बिल्ड किया है। सो क्लियरली आई थिंक मारुति इज द पिक इन द ऑटो स्पेस, और मुझे लगता है कि वी शुड एटलीस्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जो प्राइस टारगेट मेरा है 10,200 का है। और इनफैक्ट अभी ऑल टाइम हाइस में जाने में समय भी है।
क्योंकि 10,700 या 11,000 के नजदीक के कंपनी के ऑल टाइम हाई हैं। और जैसे अमरीश जी ने कहा, कंपनी का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। विटारा अब सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी, ग्लोबल अनवील हो चुका है, बुकिंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट ने ये कहा भी है। टोटल 15 मॉडल बेचते हैं, जिसमें से 9 मॉडल सीएनजी में भी आते हैं। तो कंपनी अपने सीएनजी पोर्टफोलियो को भी काफी स्ट्रेंथन कर रही है और टोयोटा के साथ अब पार्टनरशिप के बाद विटारा भी कंपनी लेकर आ रही है। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल या फिर कहें जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जर्नी है वो भी मारुति सुजुकी की शुरू हो चुकी है, जिसका बेनिफिट मिलेगा। और स्टॉक 200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अमरीश जी की ओर से आते हुए दिख रही है। तो मारुति एक पिक। ऑटो स्पेस से अर्निंग्स थोड़े कमजोर थे, लेकिन जो विजिबिलिटी आगे की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे जो नेगेटिव चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ये पिक आपको मिली है अमरीश जी की ओर से। चलिए इसके अलावा एक सेक्टर की और बात कर लेते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं रियल्टी की। इनफैक्ट रियल्टी की बातचीत करने से पहले एक बार कैपिटल गुड्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुदीप जी से उस पर राय लेंगे। ये कैपिटल गुड्स के अर्निंग्स कैसे लगे सुदीप जी आपको, स्पेशली ऑर्डर बुक के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से, न्यू ऑर्डर फ्लोज के हिसाब से, और क्या की टेक अवेज रहे इस बार के अर्निंग से? देखिए, ऑर्डर बुक में तो कोई कमी नहीं है। ऑर्डर बुक तगड़ा ऑर्डर बुक सभी जो कैपिटल गुड्स सेक्टर प्लेयर है उनके पास है। प्राइवेट केपेक्स अभी तक इतना जबरदस्त पिकअप नहीं हुआ है, पर पब्लिक केपेक्स जो है, पब्लिक सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर्स है उससे इनके ऑर्डर बुक भरे हुए हैं। अगर आप इस सेक्टर में दिग्गज कंपनी का जिक्र करें, एल&टी का ऑर्डर बुक तगड़ा है। एग्जीक्यूशन में पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी दिक्कतें थी, कोविड के टाइम बहुत दिक्कत था। अभी वो दिक्कतें कुछ हद तक दूर हुआ है, कॉस्ट पुश हुआ है, पर उसके बावजूद जो एफिशिएंसी गेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण, उससे इनका मार्जिन आने वाले दिनों में अच्छा होने की उम्मीद है। और मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी यही इंडिकेट करता है। स्पेसिफिकली एल&टी की अगर बात करें, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा स्टॉक है करंट लेवल पे भी, यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो इनका जो वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन का केपेक्स वापस आ गया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसके चलते यहाँ पे भी एल&टी को अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। इनके जो सब्सिडियरीज हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सब्सिडियरीज जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ठीक करने के बाद इन्होंने जो अनरिलेटेड बिजनेस से एग्जिट लेने का फैसला किया था, उस पर काम चल रहा है। वो भी इनको वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और एफिशिएंसी गेन करने में सहायता कर रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा टेलविंड एल&टी जैसे कंपनी के पास रहेगा, बाकी कंपनीज के भी पास रहेंगे, पर एल&टी क्योंकि सेक्टर लीडर है, हम यहीं पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे 1 साल प्लस का नजरिया से। तो एल&टी एक स्टॉक जहां पर अगले 1 साल के नजरिए से एटलीस्ट निवेश कीजिए, निवेश किया हुआ है तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। तो कैपिटल गुड से पिक है एल&टी, लीडर को चुना है सुदीप जी ने। तो चलिए अब एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। कई सेक्टर्स की तो हमने चर्चा की, लेकिन कई अभी बाकी हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया रियल्टी का, रियल्टी पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही फोकस करेंगे फार्मा पर, वहां पर अर्निंग्स कैसे रहे समझेंगे हमारे मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो क्वार्टर 1 डार्लिंग्स, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वार्टर 1 में अर्निंग्स कैसे रहे अलग अलग सेक्टर्स के, और कहां अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स के हिसाब से, जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे रहे हैं या फिर अच्छे अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड वो पोस्ट कर सकती हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे रियल्टी की, और रियल्टी सेक्टर के अर्निंग्स मैनेजमेंट कमेंट्री से 3-4 चीजें सामने निकल कर आई। पहली चीज तो ये कि जो प्री सेल्स बुकिंग है वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्राइस हाइक फाइनली कई सालों के बाद, कम से कम 7 साल के बाद प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के, स्पेशली रेजिडेंशियल में डिमांड आना शुरू हुई है। कमोडिटी प्राइसेस जो कूल ऑफ हुए हैं उसका भी फायदा इन कंपनियों को मिलेगा या इस सेक्टर को मिलेगा। तो पहले तो की टेकअवेज पूछ लेते हैं रियल्टी में ओवरऑल अर्निंग्स को लेकर, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने रीसेंट हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टॉक आप उठाकर देख ले, गोदरेज है, ओबेरॉय है, डीएलएफ है, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, ये जान लेते हैं। तो अमरीश जी बताइए पहले तो रियल्टी सेक्टर के अर्निंग्स आपको कैसे लगे, क्या की टेकअवेज आपकी तरफ से, और अगर एक्सपोजर लेना हो तो किस स्टॉक में लें? देखिए, रियल्टी स्पेस में अपॉर्चुनिटीज काफी है, क्योंकि लास्ट करीब 7-8 साल से काफी अंडर परफॉर्म किया था, पर पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छा पिकअप हुआ है रेजिडेंशियल स्पेस में, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमर्शियल स्पेस है, बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इन द लास्ट 1 year पोस्ट कोविड,
वहां पे हम लोग देख रहे हैं काफी लीजिंग एक्टिविटी बढ़ चुका है, इट्स वेरी रोबस्ट। एंड स्पेशली अ स्टॉक लाइक ब्रिगेड जो मेरा पिक है, हम लोगों ने जो लास्ट क्वार्टर में देखा कि प्री सेल्स काफी अच्छा बाउंस बैक किया है, इम्प्रूव्ड अर्निंग्स दिखाया इन्होंने प्राइस हाइक भी किया करीब 5 to 8%। एट द सेम टाइम जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे बेस्ड ऑन विच दे डन द प्राइस हाइक, अभी कमोडिटी प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, सो दिस विल क्लियरली ऐड टू द मार्जिन। और उनका जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस है वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा बाउंस बैक है। एंड दे हैव बॉट नियरली 8 million स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन करंट ईयर FY23 में, और आगे जाके भी आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर FY23 ओवरऑल उन लोग शायद और एक 5 million स्क्वायर फीट लेंगे। सो दिस शोज दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ पाइपलाइन, और सेल्स भी अच्छा हो रहा है। तो आई थिंक इट इज पॉसिबल फ्यूचर में परफॉर्मेंस शुड बी एक्सट्रीमली गुड। तो ब्रिगेड में मेरा जो टारगेट बनता है करीब 650 का बनता है। अब बात एफएमसीजी की कर लेते हैं। और सुदीप जी, कमोडिटी की काफी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी भी एक ऐसी पॉकेट थी जो कमोडिटी प्राइसेस के सर्ज से अछूत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में भी हमने काफी सर्ज देखा प्राइसेस में, जिसकी वजह से कॉस्ट इन्फ्लेशन इन कंपनियों की बड़ी पास ऑन करने की कोशिश की, लेकिन एक कंसर्न था। तो पहले तो अर्निंग्स आपको कैसे लगे ओवरऑल? अब क्योंकि रूरल डिमांड भी पिकअप होगी, एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लस जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आना शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे के लिए, और कोई लेना हो स्टॉक तो क्या चॉइस है आपकी? ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप इंडिया परफॉर्मेंस की बात करें, मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। गोदरेज जिनका कि थोड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस था, वहां पे भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा था। उनका इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस कुछ पॉकेट्स में ठीक नहीं था, इसीलिए ओवरऑल सबड्यूड था, पर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा था। HUL की अगर बात करें, जो कि हमारा फेवरेट काउंटर है, वहां पे खरीदारी की भी हम सलाह देते हैं, वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। और जैसे जैसे आपने जिक्र किया, कॉस्ट पुश जो आया था बीच में, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बहुत सारा कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स किए हैं, सिलेक्टिवली प्राइस हाइक लिया है और सिलेक्टिवली पैक साइज एडजस्ट किया है। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इसके बाद इन्होंने अपना मार्जिन मेंटेन किया, ग्रो किया, और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर मार्जिन प्रदर्शन किया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वहां पे भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, और उम्मीद यह है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, मॉनसून अच्छा होने के बाद रूरल डिमांड और भी पिकअप करेगा, और इकोनॉमी में जैसे जैसे और भी इम्प्रूवमेंट होगा, उम्मीद यह है कि अच्छा मूवमेंट वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा। तो HUL में जरूर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे खास बात और एक है कि GSK का पोर्टफोलियो, जो फूड्स का पोर्टफोलियो इन्होंने एक्वायर किया था, वो उसका पूरा अभी तक बेनिफिट HUL नहीं उठा पाए। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में उस पोर्टफोलियो का भी बेनिफिट HUL को मिलेगा। तो बाय एंड लार्ज अगर आप लंबी अवधि के लिए अपना डार्लिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो HUL उसमें जरूर शामिल कीजिए। HUL पिक कर सकते हैं एफएमसीजी स्पेस से। फटाफट से फार्मा की भी बात कर लेते हैं। अमरीश, आपको कैसे लगे फार्मा के अर्निंग्स, और कोई स्टॉक पिक करना हो तो क्या सजेशन? फार्मा में ओवरऑल हमने देखा कि थोड़ा बहुत म्यूटेड अर्निंग्स थे, पर आई थिंक दिस इज टेम्पररी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव स्पेस। तो यहाँ पे मेरा जो पिक है डॉक्टर रेड्डी का है। यहाँ भी हम लोगों ने म्यूटेड ग्रोथ देखा है, सेल्स में करीब 6% ग्रोथ देखा था, पर आगे जाके ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स आई थिंक विल सी अ वेरी गुड बाउंस बैक, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज है काफी अच्छे स्प्रेड है अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि देयर विल बी रैंप अप ऑफ वैल्यू एक्टिव न्यू लॉन्चेस जो होने वाले हैं आगे जाके इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। दिस विल रिजल्ट इन हायर मार्जिन्स, और इन लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं नियरली 70% ऑफ द मॉलिक्यूल्स का, तो इससे भी इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो दिस इज वन स्टॉक व्हिच आई विल बाय फॉर लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे मेरा प्राइस टारगेट है करीब 5400 का। 5400 का टारगेट है डॉक्टर रेड्डीज में, तो ये चॉइस है अमरीश जी की ओर से। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज को खरीद के चल सकते हैं। तो चलिए, इस शो के जरिए हमने काफी सारे स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए अर्निंग्स के बेसिस पे, क्वार्टर 1 डार्लिंग्स के तौर पर, और इन डार्लिंग्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे दोनों मेहमानों ने सजेस्ट की है। तो शुक्रिया अमरीश जी और सुदीप जी आने के लिए शो में, और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनका क्वार्टर 1 डार्लिंग्स के साथ एक डार्लिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।